अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको कंप्यूटर साइंस के सेकंड ईयर के एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन के हवाले से जो है अपने सेकंड पार्ट में रिमेनिंग एमसीक्यूज़ की एक्सप्लेनेशन देंगे। आज के लेक्चर में हमने ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हम लास्ट टाइम जिस तरह शुरू के चैप्टर्स के डिस्कस किए थे उनको डिस्कस करेंगे, बल्कि जो है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के अलावा पिछले पास्ट 5 ईयर की भी जो एमसीक्यूज़ हैं उनको भी हमने आज इंक्लूड किया है। ठीक है भाई। साथ में एक छोटी सी टिप ये देना चाहूँगा कि जो सी प्रोग्रामिंग के आपके एमसीक्यूज़ हैं तो उनकी प्रिपरेशन के वक्त जो आपके जो बेसिक चैप्टर्स हैं आपके उनको एक दफ़ा बहुत अच्छी तरीके से रीड कर लें, क्योंकि प्रोग्रामिंग के एमसीक्यूज़ में आपसे ज़्यादातर प्रोग्रामिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से ही पूछा जाएगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और आज के एमसीक्यूज़ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ कहता है नेम्स गिवन टू वेरियस प्रोग्राम एलिमेंट्स सच एज वेरिएबल, फंक्शंस एंड एरेज के जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास ये प्रोग्रामिंग के लिए के जैसे कि वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, एरेज, इनको अगर एक वर्ड में डिफ़ाइन किया जाए तो किससे डिफ़ाइन किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, आइडेंटिफायर्स। सेकेंड एमसीक्यूज़ कहता है सी अलाउज अस टू वर्क विद स्ट्रिंग टाइप डाटा थ्रू द यूज़ ऑफ, कि सी प्रोग्रामिंग में आप स्ट्रिंग टाइप डाटा पर काम तो कर सकते हैं लेकिन किसकी मदद से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एरेज। एरेज की मदद से हम जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग डाटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं, वरना अदरवाइज स्ट्रिंग ऐसा डाटा टाइप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं होती। थर्ड एमसीक्यूज़ कहता है इन सी सम ऑथर्स रेफर डैश एस लिटरल्स, कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिटरल्स के नाम से किन चीज़ों को मुखातिब किया जाता है, यानी कि कुछ ऑथर्स जो है उनका निक नेम लिटरल्स भी लेते हैं। तो ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनके लिए अक्सर औकात लिटरल्स का भी नाम यूज़ होता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब फोर्थ एमसीक्यूज़ कहता है इंटीगर एंड फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स रिप्रेजेंट, ये इंटीगर और फ्लोटिंग पॉइंट डाटा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ाबेट्स को, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को, स्पेशल कैरेक्टर्स को, या नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है इंटीगर्स तो होल नंबर वैल्यूज़ को कहा जाता है, और फ्लोटिंग पॉइंट जो होता है वो ऐसा डाटा होता है जिसमें डेसिमल पार्ट भी इंक्लूड होता है। तो 12 होल नंबर्स हों या डेसिमल नंबर्स, रिप्रेजेंट दोनों चीज़ें न्यूमेरिक वैल्यूज़ को करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, न्यूमेरिक वैल्यूज़ होगा। ओके, उसके बाद नंबर 5 हमसे कहता है ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर एन इंटीगर इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड विद डैश बाइट्स, कि आपको जो है किसी भी इंटीगर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 बाइट्स। नंबर 6 कहता है अ वेरिएबल डेफिनेशन डिफर्स फ्रॉम अ डिक्लेरेशन इन दैट, कि वेरिएबल की डेफिनेशन में और वेरिएबल की डिक्लेरेशन में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ हमारे पास जो 4 बातें लिखी हैं उनमें से पहली है डिक्लेरेशन सेट असाइड द स्टोरेज स्पेस, फिर बी कहता है द डेफिनेशन सेट असाइड द स्टोरेज स्पेस। तो ये जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो जो वेरिएबल डेफिनेशन होती है एक्चुअली उसके अंदर वेरिएबल के लिए एक स्टोरेज स्पेस क्रिएट होती है, ठीक है ना भाई। तो ये सेट असाइड करती है स्टोरेज स्पेस को। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ऑप्शंस जो है करेक्ट नहीं है। ओके भाई, नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वेरिएबल्स, कि इनमें से दी हुई कौन सी बात वेरिएबल्स के लिए ट्रू है। ठीक है भाई, पहली बात है कि आर क्रिएटेड यूजिंग द डिफाइंड डायरेक्टिव, नहीं ये बात दुरुस्त नहीं है। फिर बी है आर फ्लोटिंग पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट, वेरिएबल ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट्स हों। सी शुड हैव सिंपल नेम्स, ये भी कोई बात ज़रूरी नहीं है। डी कैन बी डिफाइंड एज हैविंग एनी सी डाटा टाइप, हाँ ये बात वेरिएबल्स के लिए सूटेबल है। बाकी सारी ए, बी और सी जो है वो इतने करेक्ट ऑप्शंस नहीं है, और वेरिएबल को हम किसी भी जो है डाटा टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट्स, तो सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट्स के बारे में इनमें से कौन सी बात दुरुस्त है। तो पहले तो आपको सोचना चाहिए कि भाई आखिर सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो किसी भी एक बड़ी इंटीग्रल वैल्यू को या किसी बड़े कांस्टेंट वैल्यू को जो है किसी खास सिंबल से रिप्रेजेंट करके शो कर रहे होते हैं। तो ये होते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट्स। अब इस तरीके से बजाय इसके कि बार बार हमें वो बड़ी कांस्टेंट वैल्यू एंटर करनी पड़े, हम उसकी जगह उसका एक सिंबल यूज़ कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहा जाए कि भाई पाई की वैल्यू बताइए, तो पाई की वैल्यू तो काफ़ी लंबी होती है, 3.14, आगे और भी बहुत से डिजिट्स होते हैं। अब उसको हर दफ़ा लिखने के बजाय उसमें हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, तो आप उसको एक सिंबल की मदद से पाई के शो करेंगे, तो ये सिंबॉलिक कांस्टेंट बना देंगे उसको आप। तो इससे फ़ायदा क्या होता है,
इससे जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। इन्हेंस द रीडेबिलिटी ऑफ अ प्रोग्राम, कि किसी प्रोग्राम को रीड करने में आसानी हो जाती है, सहूलत हो जाती है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन के अपीयर इन कैपिटल लेटर्स ये भी गलत है, डिसलाइक बाय प्रोग्रामर्स ये भी गलत है, कैन इंक्लूड कीवर्ड्स ये भी गलत है, ठीक है। ओके, नंबर 9 कहता है कॉन्स्टेंट्स आर क्वांटिटीज हुज वैल्यूज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कॉन्स्टेंट किन वैल्यूज़ को कहते हैं कि उनकी वैल्यूज़ प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान क्या होती हैं, चेंज होती हैं, चेंज नहीं होती हैं, कॉम्प्लीमेंटेड यानी कि रिवर्स हो जाती हैं, या नन ऑफ देम। तो पता है कांस्टेंट नाम से जाहिर है कि एक ऐसी वैल्यू जो फिक्स रहेगी, जो चेंज नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जो वैल्यूज़ चेंज नहीं होती उनको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, और जो वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं तो उन चीज़ों को, उन आइडेंटिफायर्स को वेरिएबल्स कहा जाता है। नंबर 10 कहता है द कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग आर स्टोर्ड इन मेमोरी स्टोरेज लोकेशंस। जो कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी स्ट्रिंग के, उनको हम मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते हैं किस तरीके से। अच्छा, यहाँ दो ऑप्शंस गलती से अंडरलाइन हो गए, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना, ये है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये डी गलती से जो है अंडरलाइन हो गया, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है भाई। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कंसेक्यूटिवली, कि जब किसी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को मेमोरी में जो है स्टोर किया जाता है तो वो जो है आपकी मेमोरी लोकेशन में कंसेक्यूटिवली जितने कैरेक्टर्स होते हैं एक के साथ एक ग्रुप में सेव किए जाते हैं, ठीक है। आर्बिट्रेरली भी सेव नहीं होते, और ऑल ऑफ देम भी करेक्ट आंसर नहीं है। नंबर 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल, कि इनमें से कौन सी जो है ऑप्शन जो है वो आपको इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल को शो कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम पहला वाला ऑप्शन देखें, इन सारे ऑप्शंस के अंदर ना थोड़ा बहुत सिंटैक्स एरर का मसला है। फर्स्ट में अगर आप देखिए तो यहाँ पर भी इनिशियलाइजेशन हो रही है, लेकिन आप उसकी एंडिंग देखिए, यहाँ पर उन्होंने जो है कॉलन यूज़ कर दिया है, तो ये इसलिए दुरुस्त नहीं है, सिंटैक्स एरर आ जाएगा। यहाँ पर उन्होंने वैल्यू असाइन ही नहीं कराई है, सिर्फ वेरिएबल को डिफाइन किया है और उसकी डाटा टाइप मेंशन करी है, उसकी वैल्यू असाइन नहीं हुई है, तो इसलिए ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर भी असाइनमेंट की जगह इन्होंने जो है कंपैरिजन की है, तो ये आपकी जो है असाइनमेंट नहीं है। लास्ट में देखिए बिल्कुल करेक्ट असाइनमेंट है, सिंटैक्स भी सही लिखा हुआ है, वैल्यू भी असाइन की जा रही है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर, कि इनमें से दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो याद रखें सी के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, 4 तो वही हमारे कॉमन बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। एक सी में एक्स्ट्रा जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है 5वां, उसको हम कहते हैं मॉडुलस डिवीज़र। तो मॉडुलस डिवीजन के लिए परसेंटेज का साइन यूज़ होता है, और उसका जो इस्तेमाल होता है वो इस तरह से होता है कि वो रिमाइंडर वैल्यू को रिटर्न करता है, यानी कि दो अगर आप इंटीगर वैल्यूज़ की डिवीज़न करवाएंगे तो उनकी जो रिमाइंडर आएगी उस डिवीज़न के नतीजे में वो उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, और यहाँ जो फिलहाल दिए हुए ऑप्शन है उसमें से तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो ये जो प्लस का साइन है ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ओके भाई, उसके बाद अब नंबर 13 हमसे कहता है फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ इंटीजर्स टू, कि हम फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स को क्यों यूज़ करते हैं इंटीजर्स की जगह, उसकी वजह इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रीज़न है। पहला, अवॉइड बीइंग टू स्पेसिफिक अबाउट व्हाट अ वैल्यू अ नंबर हैज़, नहीं ये बिल्कुल एब्सर्ड सी बात है। बी कहता है परमिट द यूज़ ऑफ डेसिमल पॉइंट्स इन नंबर, हाँ ये दुरुस्त है, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट को यूज़ करने का मकसद ही होता है कि जो डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं जो वो नंबर्स को हम रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट से कर सकते हैं, इंटीजर से तो सिर्फ होल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह बाकी सी और डी भी जो है वो गलत ऑप्शन है। सी कहता है कि मेक पॉसिबल द यूज़ ऑफ इवन नंबर्स, ये भी गलत है, और कंसील द ट्रू वैल्यू ये भी सही नहीं है। उसके बाद नंबर 14 हमसे कहता है प्रेसिडेंस डिटरमाइंस विच ऑपरेटर इज़, कि प्रेसिडेंस का क्या मतलब होता है। प्रेसिडेंस जब हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स वाला टॉपिक तो उसमें बताया था कि मुख्तलिफ ऑपरेटर्स को अगर हमें एक वक्त में यूज़ करना हो किसी एक्सप्रेशन में, और उनमें यूज़ करते वक्त कॉलिजन आ रहा हो कि पहले हम मल्टीप्लाई करें, प्लस करें या जो है कंपेयर करें, तो उस वक्त हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस के रूल को याद रखना चाहिए। ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमें ये शो करती है कि कौन सा ऑपरेटर हमें पहले इस्तेमाल करना है, पहले एडिशन करनी है या पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो अगर यहाँ कहीं कन्फ्यूजन हो जाए किसी एक्सप्रेशन में तो हमें उस प्रेसिडेंस के रूल्स को जो है याद रखना चाहिए और उसके मुताबिक सॉल्व करना चाहिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके भाई, उसके बाद नंबर 15 हमसे कहता है अ रिलेशनल ऑपरेटर इज़ यूज टू, एक रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है।
ए कंबाइन करने के लिए वैल्यूज़, बी डिस्टिंग्विश डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, सी चेंज वेरिएबल्स, या डी कंपेयर वैल्यूज़। तो हमें पता है रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब ही दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन को शो करना होता है कि भाई ये वैल्यूज से बड़ी है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है। तो ये सारे कंपैरिजन करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके, नंबर 16 कहता है द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंटेन्स मैनी यूजफुल फंक्शंस कॉल्ड, कि जो हमारे पास लाइब्रेरी जो होती है, तो उस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो लाइब्रेरी के फंक्शंस को लाइब्रेरी फंक्शंस कहा जाता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। तो करेक्ट आंसर जो है इसमें सी ऑप्शन है, लाइब्रेरी फंक्शंस। ओके भाई, 17 कहता है एन एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स एंड उसके बाद जो करेक्ट आंसर है वो है ऑपरेंड्स। मतलब क्या होता है ऑपरेटर्स? तो आपको पता है कि भाई जो हमारे पास जो ऑपरेशंस हम यूज़ कर रहे होते हैं, कि कंपैरिजन करवा रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे जो हम ऑपरेशंस के लिए जो साइंस यूज़ करते हैं ये ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और ऑपरेंड्स कहते हैं उन वैल्यूज़ को जिन दो वैल्यूज़ के दरमियान ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो वो वैल्यूज़ जिनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा होता है वो ऑपरेंड्स कहलाते हैं। ठीक है भाई। तो हमेशा जो एक्सप्रेशन बनती है वो इन दोनों चीज़ों ही के कॉम्बिनेशन से बनती है, कि वैल्यूज़ और फिर उन वैल्यूज़ के दरमियान ऑपरेशन क्या हो रहा है, उनको ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है भाई। और वैल्यूज़ ऑपरेंड्स कहलाती हैं। चलिए भाई, अब उसके बाद चलते हैं नंबर 18 की तरफ। तो नंबर 18 हमसे कहता है ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर्स ओनली वन ऑपरेंड आर कॉल्ड, कि ऐसे ऑपरेटर्स जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड काफ़ी होता है यूज़ करने के लिए, तो उनको हम क्या कहते हैं? तो ऐसे ऑपरेटर्स हमारे यूनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक है भाई। जैसे कि आपको अगर इंक्रीमेंट करनी हो सी लैंग्वेज के अंदर किसी भी वैल्यू के अंदर वेरिएबल की, तो आप उसके साथ 2 दफ़ा प्लस लगा देते हैं। तो वो हमारा जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसमें सिर्फ ऑपरेंड यानी कि जो वैल्यू यूज़ हो रही है, जिसकी इंक्रीमेंट हो रही है, वो सिर्फ एक ही वैल्यू यूज़ हो रही है, एक ही ऑपरेंड है, तो वो यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। बाइनरी ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जिनकी ऑपरेशन के लिए कम से कम 2 वैल्यूज़ चाहिए। जैसे अगर आप एडिशन करवाते हैं तो 2 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी 2 वैल्यूज़ की करेंगे, या डिवीजन करनी है तो भी 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो ये सारे हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और अगर 2 से ज़्यादा ऑपरेटर यूज़ होंगे तो फिर वो टर्नरी ऑपरेटर्स कहलाएंगे। अब नंबर 19 हमसे कह रहा है कि आफ्टर टेस्टिंग द कंडीशंस लॉजिकल ऑपरेटर्स रिटर्न एज नेट रिजल्ट, कि किसी भी कंडीशन को टेस्ट करने के बाद लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास जो रिटर्न करते हैं नेट रिजल्ट, वो कैसा होता है? आपको पता है लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 तरह के होते हैं, एंड, और नॉट। ठीक है भाई। तो जब भी कभी लॉजिकल टेस्ट किसी भी कंडीशन के ऊपर किसी भी 2 एक्सप्रेशंस के दरमियान लगाए जाते हैं, तो उससे जब हम आंसर जो हमारे पास आता है वो या तो ट्रू वैल्यू होती है या फॉल्स होती है, उसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन नहीं होती। ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ऑलवेज ट्रू वैल्यू, ऐसा ज़रूरी नहीं है, फॉल्स भी हो सकता है। इसी तरह कभी ऑलवेज फॉल्स वैल्यू, ये भी ट्रू नहीं है। ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सबसे करेक्ट आंसर है, कि वो 2 में से कोई एक आंसर रिटर्न करते हैं, या तो हमारी टेस्टिंग कंडीशंस ट्रू होंगी, उनका फाइनल रिजल्ट 1 की सूरत में आएगा तो उसको ट्रू आंसर भी कहते हैं, या फाइनल आंसर 0 के तौर पर रिटर्न होगा जिसको फॉल्स भी कहा जाता है। ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उसके बाद अब नंबर नेक्स्ट हमसे 20 कहता है विच लॉजिकल ऑपरेटर ऑलवेज यूजेज ओनली वन ऑपरेंड, कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं उनमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर सिर्फ एक ही ऑपरेंड यूज़ करता है? तो आपको पता है 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नॉट। तो एंड जो होता है वो भी बाइनरी ऑपरेटर है, 2 वैल्यूज़ के ऊपर लगता है कि भाई या तो एक, या फिर मल्टीप्लाई के बाद दूसरी। इसी तरीके से और भी 2 वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। तीसरा जो होता है नॉट, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड यूज़ होता है। ठीक है भाई। तो वो हमारा इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है, नॉट। इसी तरह नंबर 21 कहता है कि द प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इज़, कि लॉजिकल ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स के मुकाबले में कैसी होती है, कि रिलेशनल ऑपरेटर्स इससे पहले आते हैं या उसके बाद में आते हैं। तो याद रखिए कि जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उनकी प्रेसिडेंस रिलेशनल ऑपरेटर्स से जो है वो लोअर होती है, यानी पहले हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर्स को सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाद जो है बारी आती है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो इसीलिए अगर इस तरह से लिखा हो कि प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर एज़ कम्पेयर टू रिलेशनल ऑपरेटर, तो आंसर लोअर लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, एग्जाम में कभी कभी वर्डिंग्स आगे पीछे करके भी पूछता है, तो अपना जो है कंसेप्ट समझ लें, दिमाग को बिल्कुल रेडी रखिएगा। अगर कभी पूछे कि रिलेशनल ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या होती है, तो याद रखिएगा फिर आप लोअर नहीं लिख दीजिएगा। रिलेशनल ऑपरेटर मैंने कहा पहले यूज़ होता है, इसलिए इसकी प्रेसिडेंस हायर होती है और लॉजिकल की लोअर होती है। चलिए भाई, नंबर 22 हमसे कहता है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिजर्व वर्ड इन सी लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज के कुछ हमारे मखसूस अल्फाज हैं जिनको रिजर्व वर्ड्स कहा जाता है, यानी कि उनको हम वेरिएबल्स के नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, और जो है अवॉइड करना चाहिए उनको, क्योंकि उनके पहले से मीनिंग्स डिफाइन हुए हुए हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो दिए हुए ऑप्शंस में से हमें ढूंढना है जो रिजर्व वर्ड नहीं है। तो ऑटो भी रिजर्व वर्ड होता है, केस भी और रजिस्टर भी, ये तीनों के तीनों ए, सी और डी ऑप्शन रिजर्व वर्ड्स हैं। बी जो मेन है ये रिजर्व वर्ड सी का नहीं होता, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब नंबर 23 हमसे कहता है अ सी वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द साइन, कि किसी भी सी वेरिएबल नेम के स्टार्टिंग में जो आप साइन लगा सकते हैं, अव्वल तो आप ज़रूरी नहीं सिर्फ एक ही तरीके का साइन अलाउ होता है लगाना, बाकी कोई और साइन स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल नेम में, ठीक है। और जो साइन अलाउ होता है उसे हम कहते हैं अंडरस्कोर, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। बाकी नंबर, फॉरवर्ड स्लैश, एस्टेरिक या कोई और स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते। ओके, नंबर 24 कहता है प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन मीन्स दैट, प्रोटोटाइप का क्या मतलब होता है, नेम ऑफ द फंक्शन, आउटपुट ऑफ फंक्शन या डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है कि प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन का मतलब ये होता है कि फंक्शन की डिक्लेरेशन, आप पूरी उसकी डाटा टाइप, उसका नाम, सभी कुछ उसमें डिफाइन कर रहे होते हैं। ओके, नंबर 25 कहता है व्हाट इज़ द 16 बिट कंपाइलर अलाउेबल रेंज फॉर इंटीगर कॉन्स्टेंट्स, कि अगर आपके पास 16 बिट का कंपाइलर मौजूद है तो उसकी इंटीगर कॉन्स्टेंट्स की अलाउेबल रेंज क्या होगी, कि वो कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज़ जो है अलाउ करेगा। तो अगर आपके पास 16 बिट कंपाइलर है तो उसमें जो बी ऑप्शन है कि 32768 से लेके 32767 तक आपकी अलाउेबल रेंज होती है इंटीगर कॉन्स्टेंट्स के लिए। ओके, नंबर 26 कहता है व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन ईच सी प्रोग्राम, हर सी प्रोग्राम में क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो हम ऑप्शन देखते हैं फिर बताते हैं। तो ए ऑप्शन लिखा है कि द प्रोग्राम मस्ट हैव एटलीस्ट वन फंक्शन, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि भाई सी के हर प्रोग्राम में कम से कम एटलीस्ट एक फंक्शन होना चाहिए है, तभी वो प्रोग्राम होगा, वरना जो है एक से कम तो कोई फंक्शन ही नहीं होगा, फिर कोई फंक्शन नहीं, कोई प्रोग्राम ही नहीं। तो बी इसीलिए गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर है कि हर सी प्रोग्राम के अंदर एटलीस्ट वन फंक्शन होना चाहिए। ओके, नंबर 27 कहता है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट, और आगे स्टेटमेंट है प्रिंट एफ, और उसके साथ हमारे पास जो है एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ हुआ हुआ है और साथ में ए के साथ इंक्रीमेंट हो रहा है। अब बहुत ठंडे दिमाग से कभी भी इस किस्म का कोई प्रोग्रामिंग की स्टेटमेंट लिखी हुई हो तो जल्दबाजी में आंसर पे टिक नहीं लगाइएगा, सोचें ज़रा। कह रहा व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट, अब पूरा प्रोग्राम आपके सामने नहीं है, आपके सामने सिर्फ एक स्टेटमेंट आ रही है जिसमें आपको कह रहा है कि ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ए की इंक्रीमेंटेड वैल्यू प्लस हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि दिखने में बजाय यही लग रहा है कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, द वैल्यू ऑफ ए प्लस 1, यानी ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट होकर प्रिंट हो जाए। लेकिन आपको पता है कि प्रोग्राम जब सिक्वेंशियल फ्लो में आता है तो सबसे पहले इस लाइन से, इस स्टेटमेंट से पहले ए की वैल्यू यकीनन कुछ ना कुछ असाइन हुई होगी। तो जो ए की वैल्यू असाइन हुई होगी यहाँ पर जब वो आएगा तो उसमें प्रोग्राम के इस प्रिंट स्टेटमेंट के मुताबिक जो लास्ट असाइन वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, और उस स्टेटमेंट के प्रिंट होने के बाद उसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब प्रोग्राम रन करे तो वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू डिस्प्ले करे। तो इसका मतलब जो लास्ट वैल्यू होगी ऑलरेडी इंक्रीमेंट हुई हुई, या जो करंट वैल्यू होगी इस वक्त ए की इस स्टेटमेंट से पहले, उसको वो प्रोग्राम प्रिंट करेगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नंबर 28 कहता है इन द सी लैंग्वेज द कांस्टेंट इज डिफाइंड, कि सी लैंग्वेज के अंदर आप जो है कांस्टेंट को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। कांस्टेंट को आप बिफोर मेन डिफाइन करते हैं, आफ्टर मेन डिफाइन करते हैं, या एनीवेयर बट स्टार्टिंग ऑन अ न्यू लाइन। तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है कि कांस्टेंट को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कहीं पर भी प्रोग्राम में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन किसी न्यू लाइन के ऊपर डिफाइन करना चाहिए, किसी एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट के साथ नहीं करना चाहिए। ओके, अब 29 हमसे कहता है हाउ मेनी टाइम्स विल द फॉलोइंग लूप एग्जीक्यूट, कि ये जो ऊपर दिया हुआ लूप है, लूप की सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट एक लिख के दिखाई है उन्होंने, और कह रहे हैं कि ये लूप स्टेटमेंट कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है भाई, आप ज़रा गौर से देखें, या इस लूप में वो कह रहा है कि फॉर का लूप यूज़ किया है उन्होंने, और स्टार्टिंग वैल्यू इनिशियलाइजेशन 1 से करी है कि स्टार्टिंग वैल्यू वेरिएबल की 1 होगी। फिर आगे टेस्ट कंडीशन है कि चेक करो कि क्या वेरिएबल आई की वैल्यू 10 के बराबर या उससे जो है लेस देन है कि नहीं है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम लूप रन कर रहे हैं और आई की वैल्यू 1 है तो आपकी ये टेस्ट कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि आई की वैल्यू 1 है और 1 तो 10 से छोटा है, तो लिहाजा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और नीचे जो बॉडी होगी वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, जो भी होगा। अब वो बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद जब ऊपर जाएगा तो अब उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम सबसे पहले वो यहाँ पर आकर के डिक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू में से 1 लेस करेगा। जब 1 लेस करेगा तो लास्ट टाइम 1 वैल्यू थी, 1 में से 1 माइनस हो गया, अब वैल्यू हो गई 0। अब फिर कंपेयर करेगा क्या 0 10 से छोटा है, ऑब्वियसली 0 भी 10 से छोटी वैल्यू है, तो बॉडी दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसका मतलब हर दफ़ा आएगा और हर दफ़ा बजाय इसके कि इंक्रीमेंट करे डिक्रीमेंट करता रहेगा, तो डिक्रीमेंट करने पे हर दफ़ा एक लेज़र वैल्यू रिटर्न होगी, और लेज़र वैल्यू रिटर्न होने का मतलब ये तो क़यामत चलता ही रहेगा। ठीक है भाई, जब तक कि इलेक्ट्रिक वाले आपकी लाइट नहीं बंद कर देते उस वक्त तक ये लूप जो है आपका रन करता रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, फॉर एवर। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद नंबर 30 हमसे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लूप कंस्ट्रक्ट दैट विल बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। इनमें से कौन सी लूप कंस्ट्रक्शन ऐसी है, यानी कि लूप स्टेटमेंट ऐसी है जो कि कम से कम एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट होती है। ठीक है ना, प्रोग्राम की टेस्ट कंडीशन भले से ट्रू हो या फॉल्स हो, उसने एक दफ़ा बॉडी ने एग्जीक्यूट करना ही करना है उस लूप की। तो वो ऐसा लूप ऐसा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए डू वाइल लूप के अंदर होता है, क्योंकि इसका नाम भी ऐसा ही है, फर्स्ट डू वाइल यानी बाद में चेकिंग करो। तो पहले इसमें एटलीस्ट 1 टाइम जो आपकी बॉडी स्टेटमेंट्स होती हैं वो ज़रूर रन करती हैं, उसके बाद उसके आखिर में जो है वो टेस्ट करता है। इसीलिए इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप, क्योंकि ये प्रोग्राम के एंड में एग्जिट होते वक्त बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद ये एग्जिट करते वक्त जो है ये कंडीशन को चेक करता है। बाकी जो लूप होते हैं वो सारे एंट्री कंट्रोल लूप कहलाते हैं, क्योंकि वो बॉडी को एग्जीक्यूट करने से पहले कंडीशन को टेस्ट करते हैं। चले भाई 30 हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 31 पे। 31 कहता है हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन अ स्ट्रिंग होल्ड व्हेन डिक्लेयर्ड एज फॉलोस, कि कितने कैरेक्टर्स एक स्ट्रिंग होल्ड करेगा अगर उसकी डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से की जाए। यहाँ पे कैरेक्टर को डिक्लेयर किया गया, नाम रखा गया उसके वेरिएबल का, और आगे उसकी वैल्यू जो है एरे की 20 दी गई है। तो यहाँ आपने एक तरह से एरे क्रिएट करी है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसकी तादाद डिफाइन करी है 20। तो जब आपने तादाद 20 डिफाइन करी है तो ऑब्वियसली वो जो कैरेक्टर होल्ड करेगा वो 20 ही होल्ड करेगा। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नंबर 32 कहता है व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ नंबर वेरिएबल आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगर हम इस स्टेटमेंट्स के ग्रुप को रन करें जो नीचे दी हुई हैं, तो ये बताइए कि उस नम नाम के वेरिएबल के अंदर NUM में क्या रिजल्ट आएगा। अच्छा, अब ज़रा पहले और से स्टेटमेंट्स को देंगे। सबसे पहले वो क्या रहा है कि आपने सबसे पहले तो इनिशलाइजेशन करी है वेरिएबल की और वैल्यू असाइन कराई है उसको 58। फिर नीचे आप कर क्या रहे हैं कि उसकी मॉडुलर डिवीज़न करवा रहे हैं। ठीक है ना, आप उसकी जब मॉडुलर डिवीज़न करवाएंगे अगर आप 58 की 11 से, तो आपको पता है मॉडुलर डिवीज़न करता क्या है। मॉडुलर डिवीज़न का मतलब होता है कि डिवीज़न के बाद जो रिमाइंडर बचे उसको रिटर्न करना। तो अब ज़रा आप कैलकुलेटर भले से उठा लें या दिमाग में अगर रफली भी कैलकुलेट कर लें, क्योंकि छोटी सी वैल्यूज़ हैं। 58 को 11 से डिवाइड करवाइए तो 11 के टेबल में 58 तो नहीं आता, क्लोजेस्ट वैल्यू क्या आएगी 11 5 ज़ा 55। तो रिमाइंडर क्या बचेगा 58 और 55 की सब्ट्रैक्शन के बाद, वो होगा 3। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 3। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ ऐसी हों, जैसे कि अगर 11 असाइन कर देते हम, ठीक है ना, और 58 से डिवीज़न करवा रहे होते, तो 58 के टेबल में 11 तो आता ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है उसके करीब की भी वैल्यू आने की। तो फिर जो हमारे पास जो डिवीज़र जो हमारा न्यूमरेटर होता है डिवीज़न के वक्त, तो वो जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है वही रिटर्न हो जाती है। ठीक है ना, ऐसा केस भी आएगा आगे, तो ये याद रखिएगा बात। ओके, नंबर 33 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड एक्सप्रेशन इन सी लैंग्वेज, के नीचे देख के बताइए इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन दुरुस्त है। यानी हमें सिंटैक्स एरर पकड़ना है। जिसको रूल्स याद होंगे सिर्फ वही करेक्ट ऑप्शन पिक कर सकता है, रूल्स याद नहीं होंगे तो आप गलत आंसर पिक कर लेंगे। ठीक है ना, अब ज़रा वैलिड एक्सप्रेशन के रूल्स याद रखिए। पहले उसमें क्या हो रहा है, इंटीगर डाटा टाइप है, बिल्कुल सही। उसके बाद वेरिएबल का नाम है, ये भी सही है। ऐसा हो सकता है अंडरस्कोर बीच में यूज़ कर लें। फिर उसके बाद वैल्यू असाइन कराइए 10,000। गलती यहाँ क्या हुई है कि इन्होंने कॉमा यूज़ कर लिया, कॉमा अलाउ नहीं होता। इसी तरीके से हमारे पास बी में देखें, डाटा टाइप बिल्कुल सही है, नाम भी सही है वेरिएबल का, और वैल्यू में भी कोई स्पेसिंग नहीं है, कॉमा नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। तो सिंटैक्स के एतबार से ये सही ऑप्शन है।
इसी तरह थर्ड वाले में देखें, थर्ड वाले में भी दिखने में तो सही लग रहा है, लेकिन यहाँ मिस्टेक क्या है कि यहाँ वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस आ रहा है, स्पेस अलाउ नहीं होता वेरिएबल नेम में, तो इसलिए ये गलत हो गया। ओके, नंबर 34 कहता है, एडिशन हैज़ हायर प्रेसिडेंस देन मल्टीप्लिकेशन देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस वुड बी। अगर एडिशन की जो है वो हायर प्रेसिडेंस है मल्टीप्लिकेशन के मुकाबले में, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में टकराव हो तो पहले आपको एडिशन करनी चाहिए, तो फिर बताइए इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या निकलना चाहिए सॉल्व करने पे, क्योंकि यहाँ टक्कर हो रही है एडिशन की भी और मल्टीप्लिकेशन की भी, और प्रेसिडेंस हाई है एडिशन की। चलो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। देखो बहुत तामुल से, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, छोटे नंबर्स हैं ये, हम खुद ही जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें करना क्या है, इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले एडिशन करवानी है। तो आपको पता है कि यहाँ एक्सप्रेशन जो होती हैं सी के अंदर वो आपके राइट टू लेफ़्ट सॉल्व होती हैं, तो राइट टू लेफ़्ट इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, लेकिन 4 से जो है 3 एडिशन हो रही है, तो आप 5 और 4 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले 4 और 3 की एडिशन करेंगे। तो 4 और 3 की एडिशन होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर 7, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा, ठीक है ना। अभी भी रुक जाइए, क्योंकि 7 को 2 से भी मल्टीप्लाई होना है और 2 के साथ क्या हो रही है एडिशन, तो फिर हम एडिशन पहले करेंगे, तो यहाँ 2 में 1 प्लस करेंगे हो जाएगा 3, तो इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट 2 वैल्यूज़ 2 और 1 की जगह 3 आएगा, सेकंड 2 वैल्यूज़ की जगह 7 आएगा और लास्ट में 5, यानी 3, 7 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आप इन वैल्यूज़ को भले से आगे पीछे किसी भी तरह मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि मल्टीप्लाई में पोजीशन से फ़र्क नहीं पड़ता। 3, 7 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास क्या आता है 105। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर 105, यानी डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई अब नंबर 35 पे आ जाए। 35 कहता है एरे इज़ अ डैश डाटा स्ट्रक्चर। एरे जो होता है हमारा वो किस किस्म का डाटा स्ट्रक्चर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है लीनियर, क्योंकि एरे की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो कंसेक्टिवली एक सिक्वेंशियल मेमोरी ब्लॉक के अंदर ऐड होती हैं, ऐड मतलब कि वो वहाँ पर स्टोर होती हैं, ठीक है भाई। तो इसीलिए एरे को हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए भाई उसके बाद नंबर 36 हमसे कहता है अ ग्लोबल वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड, कि ग्लोबल वेरिएबल जो होता है उसकी डिक्लेरेशन किस तरह से होती है, आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, इनसाइड ऑफ द फंक्शन, विद द फंक्शन, एनीवेयर इन द प्रोग्राम। तो ग्लोबल वेरिएबल जो होता है उसको फंक्शन से हमेशा बाहर आउटसाइड ऑफ द फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है, ताकि वो किसी भी फंक्शन में मल्टीपल फंक्शंस में उसको यूटिलाइज किया जाए। एनीवेयर इन द प्रोग्राम नहीं कर सकते, क्योंकि एनीवेयर का मतलब तो फिर यही हो जाएगा कि आप इनसाइड द फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन जब आप वेरिएबल को इनसाइड द फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो फिर आप उसको दूसरे फंक्शंस में कॉल नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आउटसाइड करेंगे तो मल्टीपल फंक्शंस में उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन जो है वो उसका सबसे करेक्ट आंसर है। ओके उसके बाद नंबर नेक्स्ट 37 हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन द हेडर फाइल, कि इनमें से कौन से फंक्शंस जो है वो हेडर फाइल में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होते हैं। तो वो यूज़र डिफाइन फंक्शंस होते हैं जो डिक्लेयर होते हैं, जी नहीं, यूज़र डिफाइन का तो मतलब ये है कि यूज़र डिफाइन करेगा उस फंक्शन को, बिल्ट इन फंक्शन, जी जनाब। तो जो हेडर फाइल के अंदर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड फंक्शंस होते हैं उनके लिए एक नाम बिल्ट इन फंक्शंस भी यूज़ किया जाता है। ओके नंबर 38 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अरिथमेटिक ऑपरेशन, कि इसमें से कौन सा जो है वो एक अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है। अब आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स 5 होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है भाई। तो इन 5 के अलावा बाकी जितने भी हैं वो नॉट अरिथमेटिक होंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई इसको भी हटा दें, डिवीजन को भी हटा दें, मॉडुलर डिवीजन को भी हटा दें, तो लास्ट वाला जो है हमारे पास यहाँ पर नॉट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है असाइनमेंट के साथ, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है। ओके नंबर 39 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज़ यूनरी ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज, यानी इन दिए हुए ऑपरेटर्स में से कौन है जो कि सिंगल ऑपरेंड यूटिलाइज करता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है साइज ऑफ, ये हमारा यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल जो है ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके उसके बाद नंबर 40 हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वेरिएबल दैट कैन बी यूज फॉर ऑल फंक्शंस। ऐसा वेरिएबल जो तमाम फंक्शंस के लिए यूज़ हो सकता है, इसको तो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर करते ही वेरिएबल को इसलिए ताकि वो मल्टीपल जो है फंक्शंस में उसको कॉल यूटिलाइज किया जा सके, ठीक है भाई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है ग्लोबल वेरिएबल।
तो ऐसा वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। अच्छा अब चलते हैं नंबर 41 की तरफ। ये कहता है दिस इज़ नॉट अ लूप। इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो लूप नहीं है? तो वाइल हमने लूप के तौर पे पढ़ा हुआ है, फॉर लूप के बारे में पढ़ा हुआ है, डू वाइल भी लूप है, लेकिन स्विच केस स्टेटमेंट है वो लूप नहीं है। ठीक है भाई, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए भाई अब चलते हैं नंबर 42 की तरफ। 42 कहते हैं दिस इज़ फाइल फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीगर वेरिएबल। कि अगर आपको इंटीगर वेरिएबल को जो है डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ होगा? तो इसका हमें पता है कि इंटीगर वैल्यूज़ को शो करने के लिए हम ऑप्शन नंबर डी जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये परसेंटेज साइन के साथ डी लिखेंगे तो ये आपका इंटीगर का फॉर्मेट स्पेसिफायर बन जाएगा। 43 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इन सारी स्टेटमेंट में आपकी जो है एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ किया गया, लेकिन इनको लिखते वक्त जो है सिंटैक्स का जो है ना ध्यान नहीं रखा गया। तो सिर्फ बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि जब कभी भी आप लिखते हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि भाई हैश का साइन आएगा, फिर इंक्लूड लिखेंगे, फिर उसके बाद आप जो है इस तरीके से जो है ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए ये वाले आपने इसको जो है अपनी हेडर फाइल को मेंशन करना है। तो ये करेक्ट सिंटैक्स है, बाकी सारे के सारे जो सिंटैक्स हैं वो रॉन्ग है। ओके नंबर 44 कहता है द फंक्शन विच इज़ यूज टू राइट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज़। कि कौन सा फंक्शन हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं राइट करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर? देखो कंप्यूटर स्क्रीन पर राइट करने का मतलब आउटपुट जनरेट करना है। तो आउटपुट जनरेट करने के लिए आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि ये हमारी आउटपुट स्टेटमेंट है। तो उसमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन सी प्रिंट एफ स्टेटमेंट है। ओके नंबर 45 कहता है पासिंग आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स या वैल्यूज़ ऑफ अ फंक्शन आर गिवन विद इन द। कि भाई ये सारी मुख्तलिफ नाम है एक ही बात के, कि पासिंग आर्गूमेंट्स करना हो या पैरामीटर्स मेंशन करना हो किसी भी फंक्शन के अंदर, तो वो आप किस तरीके से करेंगे? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है पैरेंथेसिस, यानी ब्रैकेट्स के अंदर जो है जो भी आपकी जो आर्गूमेंट्स होते हैं या जो वेरिएबल्स आप जो भी मेंशन करते हैं उन सारे जो वैल्यूज़ को आप किसी फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है भाई, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके भाई अब उसके बाद 46 में है द स्कोप ऑफ दिस टाइप ऑफ वेरिएबल इज़ लिमिटेड। ये कौन सा वेरिएबल है जिसका स्कोप लिमिटेड होता है? तो अभी हमने ग्लोबल वेरिएबल पढ़ा था कि भाई उसका जो स्कोप होता है वो तो पूरे प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ मल्टीपल फंक्शंस में होता है, लेकिन लिमिटेड स्कोप जो रखता है वो होता है लोकल वेरिएबल। तो उसका जो स्कोप होता है वो सिर्फ उस फंक्शन तक होता है जिसके अंदर उसको डिफ़ाइन किया जाता है। चूँकि उसे फंक्शन के अंदर ही डिफ़ाइन किया जाता है इसीलिए वो सिर्फ उसी फंक्शन तक लिमिटेड होता है। तो लिमिटेड स्कोप लोकल वेरिएबल, अनलिमिटेड स्कोप ग्लोबल वेरिएबल का होता है। इसी तरह 47 में कहते हैं दिस कीवर्ड इज़ यूज टू एग्जिट फ्रॉम द स्विच स्टेटमेंट। कि अगर आपके पास स्विच स्टेटमेंट हो तो स्विच स्टेटमेंट में किसी भी पर्टिकुलर केस में ब्रेक करने के लिए यानी कि स्टॉप करने के लिए आप कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं? तो उसका करेक्ट बी ऑप्शन है ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक की मदद से आप अपने स्विच केस को स्टॉप कर सकते हैं। 48 कहता है कैरेक्टर कांस्टेंट इज़ अ सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन। तो उसको कैरेक्टर कांस्टेंट को किस चीज़ में इनक्लोज किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सिंगल कोटेशन मार्क। तो आपको याद होगा कि हम कैरेक्टर कांस्टेंट को हमेशा सिंगल कोटेशन मार्क में इनक्लोज करते थे। ओके 49 कहता है कमेंट्स और रिमार्क्स कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर विद इन अ प्रोग्राम एज लॉन्ग एज दे आर प्लेस्ड विद इन डेलीमीटर्स। कि आपके कमेंट्स या रिमार्क्स उनको हम जो है प्लेस कर सकते हैं प्रोग्राम में कहीं पर भी। ठीक है, वैसे भी कमेंट्स को आप कहीं पे भी मेंशन कर लें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोग्राम की कंपाइलेशन के दौरान इसका कंपाइलर जो होता है सी का ये कमेंट्स को प्रोसेस नहीं करता, उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है भाई, लेकिन कमेंट्स को प्लेस करते वक्त आपकी सिंटैक्स की शर्त क्या होती है कि आपने उसको कौन से डेलीमीटर्स में यूज़ करना होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि उसको आपने इस तरह से स्लैश फॉरवर्ड स्लैश और स्टेरिक के साथ मिला करके लिखना होता है। ठीक है भाई, तो ये इसका करेक्ट सिंटैक्स होता है। ओके अब यहाँ पे हमारी हाफ सेंचुरी हो गई। नंबर 50 कहता है द फंक्शन वॉइड प्ले वॉइड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। कि ये फंक्शन हमारे पास किस चीज़ को शो कर रहा है? कॉलिंग फंक्शन को शो कर रहा है, रिटर्न टाइप को, या इटसेल्फ को, या प्रोटोटाइप को। तो ये जो सिंटैक्स है ये बिल्कुल प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है, तो लिहाजा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है कि ये एक प्रोटोटाइप डिक्लेयर्ड ऐसा फंक्शन है। ओके नंबर 51 कहता है दिस ऑपरेटर हैज़ द लोएस्ट प्रेसिडेंस। कि दिए हुए ऑपरेटर्स में से किसकी सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस है?
तो याद रखिए कि इन सब में से अर्थमेटिक और रिलेशनल हमारे पास ऑपरेटर्स हैं और जो है आखिर में लॉजिकल ऑपरेटर है। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर एग्जीक्यूशन करनी हो तो जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हमारे पास हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद आते हैं। तो लिहाजा सबसे लास्ट लोएस्ट प्रेसिडेंस जो होगी वो यहाँ पे इन्हीं की होगी। ओके 52 कहता है सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट सी प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, कि सी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करने के लिए, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता था कि सी प्रोग्राम के सोर्स कोड को सी प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं सी का कंपाइलर। तो सी प्रोग्राम कंपाइलर बेस्ड है, तो कंपाइलर जो है उसके कोड को, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कंपाइल करता है। ओके 53 दिस फंक्शन इज यूज टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम अ डाटा फाइल। अच्छा, बीच में कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी आएंगे क्योंकि अब हम 5 ईयर के एमसीक्यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सारे एंड के। तो उसमें कुछ एमसीक्यूज ऐसे भी होंगे जो कि आप कहेंगे सर हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो उस दौरान इस बात का जिक्र नहीं हुआ। तो वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो है, जो हमने इस दफ़ा जो सिलेबस है वो रिड्यूस टॉपिक्स के ऊपर बेस करता है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उस टॉपिक के अंदर डिफ़ाइन नहीं हुई हैं ड्यू टू रिड्यूस सिलेबस, ठीक है ना। तो कुछ एमसीक्यूज ऐसे भी आएंगे आपको, तो आप उनकी यहाँ पर प्रैक्टिस कर लें, लेकिन ये कि इस साल इंशाल्लाह ताला वो रिपीट नहीं होंगे, और अगर वो भी गए तो आप यहाँ पर उनके बारे में काफ़ी हद तक सीख लेंगे। तो इसी तरह से 53 है ये भी ऐसा ही एक एमसीक्यूज है कि दिस फंक्शन इज़ यूज टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम अ डाटा फाइल। तो हमने इनपुट आउटपुट फंक्शंस वाला जब चैप्टर का रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक डिस्कस किया था, तो वहाँ पे बाकी सारे आपको ए और सी और डी फंक्शंस के बारे में बताया था, सिर्फ बी जो है गेट सी वाला उसके बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो ये यूज़ होता है किसी भी डाटा फाइल से कैरेक्टर को रीड करने के लिए। अच्छा भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट 54 हमसे एमसीक्यूज कहता है लूप विद इन द लूप इज़ कॉल्ड, कि अगर एक लूप के अंदर एक और लूप आप इनिशिएट कराते हैं तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, इसको हम नेस्टिंग कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, नेस्टेड लूप। इसी तरह नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ स्केप सीक्वेंस, कि स्केप सीक्वेंस को इनमें से कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है। तो आपको पता है स्पेस सीक्वेंस को शो करने के लिए सबसे पहले तो स्टार्टिंग जो होती है वो एक बैकवर्ड स्लैश से होती है, फिर उसके साथ कोई अल्फ़ाबेट जो है या स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हैं तो वो स्केप सीक्वेंस बन जाता है। तो इसमें स्केप सीक्वेंस के लिए बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो कि टैब स्पेसिंग देता है। 56 कहता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस, कि इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा अगर आप इस तरीके से स्टेटमेंट बनाएं कि 4 मॉडुलर डिवीज़न 5। तो अब देखें वो शुरू की स्लाइड वाली बात यहाँ पर रिपीट हो रही है कि आप 4 और 5 की जब डिवीज़न करवाएंगे तो 4 न्यूमरेटर है, उसको डिवाइड करवाएंगे आप डिनोमिनेटर से 5 से। अब 5 की टेबल में ना तो 4 आता है ना 4 के करीब तरीन कोई वैल्यू आती है, तो ये तो डिवीज़न हो ही नहीं सकती, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा। तो लिहाजा यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिटर्न वैल्यू के तौर पे जो न्यूमरेटर है 4 वही रिटर्न हो जाएगा। तो इसका आउटपुट होगा ऑप्शन सी 4। उसके बाद नंबर 57 हमसे कहता है कि द इंक्लूड studio.h हेडर डज नॉट बिगिन विदाउट अ साइन ऑफ। तो ये जो हमें जो गिवन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दिया हुआ है, ये कोई भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होता है वो विदाउट हैश साइन के स्टार्ट नहीं होता, ठीक है भाई। तो इंक्लूड लिखा हुआ हो या इसके अलावा कोई दूसरा भी अगर आपके सामने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ किया हुआ हो तो हमेशा याद रखिए कि किसी भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से पहले आपको हैश साइन देना ज़रूरी होता है, ये सिंटैक्स है। ओके 58 कह रहा है दिस अरिथमेटिक ऑपरेटर कंप्यूट्स द इंटीगर रिमाइंडर, कि कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर से आपको रिमाइंडर वैल्यू के बारे में पता चलता है। तो ये हमारा डी ऑप्शन होगा, मॉडुलस डिवीज़र, ठीक है भाई। ओके इसी तरह 59 कह रहा है द फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट्स विद, कि फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट कैसे होता है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर की स्टार्टिंग में आप परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं, और जब कभी भी आपने जो है स्केप सीक्वेंस को स्टार्ट करना हो तो स्केप सीक्वेंस से पहले बैकवर्ड स्लैश आता है, ठीक है भाई, ये याद रखिएगा। ओके अब नंबर 60 है द टाइप ऑफ इज इक्वल्स टू ऑपरेटर, यानी इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं सी की ज़बान में, कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो ये जो निशान है ये कौन से ऑपरेटर का है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। तो उसका सी ऑप्शन जो है असाइनमेंट ऑपरेटर बिल्कुल करेक्ट है। ओके अब उसके बाद 61 हमसे कहता है रिजर्व्ड वर्ड केस इज़ यूज्ड विद दिस स्टेटमेंट, कि ये केस जो है ये कौन से स्टेटमेंट के साथ ये रिजर्व वर्ड यूज़ होता है।
तो हमें पता है कि हमने जब लूप्स के बारे में पढ़ा था तो वहाँ हमने एक स्विच केस स्टेटमेंट पढ़ी थी, तो ये केस वर्ड स्विच स्टेटमेंट के साथ यूज़ होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके 62 कहता है दिस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन इज़ यूज्ड टू क्लोज अ डाटा फाइल, कि किसी भी डाटा फाइल को क्लोज करने के लिए कौन सा इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज़ होता है, तो यह इसका बी ऑप्शन एफ क्लोज करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई। इसी तरह 63 में पूछ रहा है दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ यूज फॉर डबल प्रिसिशन वैल्यू, कि फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने एक लिस्ट है उसको आप ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से पढ़ के चले जाइएगा, कोई उसमें 15-20 के करीबी वैल्यूज़ होती हैं, तो उसमें से जो है डबल प्रिसिशन के लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं वो होता है %if। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 64 कहता है द क्वांटिटीज़ विच में चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आर कॉल्ड, कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो प्रोग्राम के दौरान चेंज होती हैं तो उनको हम पता है हम उनको वेरिएबल्स कहते हैं, जो चेंज नहीं होती वैल्यूज़ उनको कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। तो बी ऑप्शन वेरिएबल्स करेक्ट आंसर है। ओके 65 कहता है द ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज टू एग्जिट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ अ लूप, कि जब आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो वो लूप के किस हिस्से से ब्रेक करता है, यानी किस हिस्से से उसको एग्जिट करता है, बिगिनिंग से ही एग्जिट करता है, एंड पे जाके एग्जिट करता है, या मिडिल से ही एग्जिट करता है, या एग्जिट करता ही नहीं है। तो जब कभी भी आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ करंट इटरेशन को स्किप करता है। ठीक है भाई, यानी कि करंट वैल्यू से वो सिर्फ मिडिल वैल्यू से जंप करता है, एंड बिगिनिंग से जंप नहीं करता। तो जहाँ पर होता है उसी से एक वैल्यू जंप कर जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह नंबर 66 कहता है द फंक्शन ऑफ /n, यानी कि यहाँ पे हमारे पास स्केप सीक्वेंस दी हुई है और स्केप सीक्वेंस /n का हमसे पूछ रहे हैं कि क्या फंक्शन होता है। तो जब आप कभी भी ये स्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं n वाली, तो उसके साथ \n के वजह से आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव कर जाता है, यानी कि एक न्यू लाइन को स्टार्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके अब 67 कहता है #define पाई 3.14159 दिस कोड रिप्रेजेंट्स, कि ये हमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें आपको पता है कि जब भी कभी शुरू में हैश का साइन यूज़ होता है तो वो एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ ही यूज़ होता है। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को शो कर रही है। तो सी ऑप्शन इसका सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर है। ओके भाई अब 68 हमसे कहता है नेम्स गिवन टू वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स एंड फंक्शंस आर कॉल्ड, ये तो हमारा पहला ही ऑब्जेक्टिव था, ये रिपीट हो गया। इसका आंसर में पता है आइडेंटिफायर है। अब 69 कहता है फॉर लूप इज़ यूज्ड व्हेन वी नीड टू परफॉर्म, कि फॉर लूप को हम कब यूज़ करते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस में लिखा हुआ है सिलेक्शन, पैरेलल लॉजिक, सीक्वेंशियल लॉजिक या इटरेशन। तो आपको पता है तमाम लूप्स जो होते हैं उनका मकसद ही रिपीटिशन होता है, और रिपीटिशन को हम प्रोग्रामिंग की ज़बान में इटरेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा, इटरेशन लॉजिक, यानी कि हमें रिपीटिशन करानी हो तो हम फॉर लूप को इस्तेमाल करते हैं। फॉर की जगह अगर दूसरा लूप भी होता तो उसमें भी हम ये यूज़ कर सकते थे। अच्छा भाई अब नंबर 70 कहता है दिस साइन इज़ अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर इन सी, कि इनमें से कौन सा साइन जो है स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, यानी कि हर स्टेटमेंट के अख्ताम पर उसको मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो इसका हमें पता है आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सेमीकोलन। ओके अब 71 कहता है दिस टाइप ऑफ एरर इज़ डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर, कि इस किस्म का एरर कंपाइलर डिटेक्ट कर लेता है। तो आपको पता है कि मुख्तलिफ टाइप के जो हमने एरर्स पढ़े थे उसमें से सिर्फ जो सिंटेक्स एरर होता है वो एक ऐसा एरर होता है जो कि कंपाइलर डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। बाकी जो एरर्स होते हैं वो रन टाइम या लॉजिकल एरर्स, वो आपके प्रोग्राम के टाइपिंग एरर्स नहीं होते, तो वो जो आपके एरर्स होते हैं वो कंपाइलर डिटेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है भाई, वो बाद में प्रूफ रीडिंग के दौरान हमने प्रोग्राम की खुद से ही आइडेंटिफाई करने होते हैं। ओके अब नेक्स्ट नंबर 72 कहता है दिस इज़ अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन आपको पता है कि वैल्यूज़ की कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ कंपैरिजन के लिए हमारे पास सिर्फ बी ऑप्शन जो है, जो कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ को इक्वेट कर रहा है कि वाई इज़ इक्वल टू एक्स, तो ये बी ऑप्शन हमारा रिलेशनल एक्सप्रेशन का है। तो यही करेक्ट आंसर है। ओके 73 कहता है द गेट्स स्टेटमेंट इज़ यूज टू इनपुट, के गेट्स की मदद से, इस स्टेटमेंट की मदद से हम जो इनपुट देते हैं वो किस चीज़ का देते हैं, सिंगल कैरेक्टर डाटा, इंटीगर डाटा, स्ट्रिंग डाटा या फ्लोट डाटा। तो इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है कि गेट्स स्टेटमेंट की मदद से स्ट्रिंग डाटा का इनपुट लिया जाता है।
अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास 74 कहता है अ फंक्शन विच इन्वोक्स इट सेल्फ इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल करे बार बार, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसे फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं जो खुद को ही कॉल करता है। ठीक है भाई, तो इसमें रिकर्सिव फंक्शन ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। बाकी सारे फंक्शन खुद को इन्वोक नहीं करते, यानी खुद को कॉल नहीं करते। ओके, उसके बाद नंबर 75 हमसे कहता है द कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज्ड बाय डू वाइल लूप इज। देखें, अब डू वाइल भी लूप है, अभी इससे पहले फॉर लूप के लिए भी आया था, तो वो भी इटरेशन के अमल को दोहराता है, यानी रिपीटिशन करता है। इसी तरह कोई सा भी लूप हो, डू वाइल लूप हो या वाइल लूप हो, सब के अंदर ही जो है आपकी इटरेशन लॉजिक यूज़ होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। ओके, इसका 76 कहता है द डिफ़ॉल्ट केस इन द स्विच स्टेटमेंट इज़, कि डिफ़ॉल्ट केस को स्विच स्टेटमेंट में जो हम मेंशन करते हैं, तो ये मेंशन करना हमारे लिए ऑप्शनल है, कंपलसरी है, ओकेशनल है या रिलेशनल है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि ऐसा जो है हमारे पास ये एक ऑप्शनल फीचर होता है कि हम डिफ़ॉल्ट केस यानी स्विच केस स्टेटमेंट यूज़ करते वक्त हम एक डिफ़ॉल्ट केस मेंशन करना चाहें तो करें, या अपनी गिवन जो केसेस हैं उन्हीं के दरमियान हम कंपैरिजन करवाएं। ओके, नंबर 77 द फॉर लूप काउंटर वेरिएबल्स शुड बी ऑफ दिस डाटा टाइप, कि जो फॉर लूप के जो हमारे काउंटर वेरिएबल्स होते हैं उनकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए। तो जब आप अभी फॉर लूप हमने से पहले यूज़ भी किया था एक बीच में ऑब्जेक्टिव में, तो उसका जो काउंटर्स होते हैं वो हमेशा एक होल नंबर वैल्यूज़ पे जो है डिपेंड करते हैं, तो उनकी वैल्यूज़ हमेशा फॉर लूप के काउंटर वेरिएबल्स की होल नंबर्स में होनी चाहिए, यानी होल नंबर्स यानी इंटीगर्स। तो करेक्ट आंसर जो है वो उसका बी ऑप्शन है, इंटीगर्स। अच्छा भाई, उसके बाद नंबर 78 ये हमारा लास्ट MCQ है, वो हमसे कहता है कि द मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड फॉर अ फ्लोट, कि एक फ्लोट वेरिएबल के लिए हमारे पास मेमोरी स्पेस कितनी चाहिए होती है। तो उसका करेक्ट आंसर है 4 बाइट्स, कि मैक्सिमम फ्लोट वेरिएबल की जो हमारी मेमोरी स्पेस होती है वो होती है 4 बाइट्स। तो यहाँ हमारे हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ख़त्म। ठीक है भाई, और उम्मीद है कि ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। एक दफ़ा फिर यही कहूँगा कि आप जो है इन ऑब्जेक्टिव्स के अलावा भी जो है जो हमने मॉडल पेपर में जो ऑब्जेक्टिव्स आए थे उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो जो है इंशाल्लाह ताला आपके पेपर के सारे MCQs जो है वो अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू।